नमस्कार। आज हम बात करने रहते हैं यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी जांच कमीशन। जी हाँ, लोगों के जिस तरह से देश में एक माहौल बनाया है यूजीसी को लेकर के, कोई इसका समर्थन करता है तो कोई करता है पुरजोर विरोध। इसी समर्थन व विरोध के बीच में आज दो प्रमुख लोग हमारे साथ हैं। जो शिक्षाविद डॉक्टर अविनाश गोयल हमारे साथ हैं, तो दूसरी तरफ एडवोकेट रेखा राघव जी। दोनों का स्वागत है एनिस 24 में। सर्वप्रथम जिस तरह से देश में यूजीसी को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहिए? यूजीसी के आप समर्थन में या इसका बहिष्कार करते हैं? यूजीसी जो लाया गया है, जो पहले नियम थे, मुझे लगता है कि उनमें अगर कुछ कमियां थी जो इस समय करंट में लाया गया है, उस समय कुछ बहुत जो नियम है बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। इसमें नियमों में कुछ कमियां हैं और जो कि केवल 1 to 1 में दो जवाब होंगे। आप यूजीसी के पक्ष में हो या विरोध में? विरोध में जी डॉक्टर साहब, आप यूजीसी के पक्ष में या विरोध में? देखिए, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने इस मुद्दे पर एक डिबेट ऑर्गेनाइज की और जिस पे आप एक मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, एक तो हमको बात करना चाहते हैं। और मैं इसमें आपको पक्ष और विपक्ष की बात बताऊँ। ये मैं केवल इतना पूछना चाहूँगा आपसे, आप इसके पक्ष में हो या विरोध में? देखिए, एक शिक्षक कभी ना किसी के पक्ष में होता है ना विरोध में होता है। हम लोग तो रेशनल होते हैं, मिडिल में होते हैं ना। हम आप पक्ष में? हाँ, जो अच्छे पॉइंट हैं हम उसके पक्ष में होंगे। जो बुरे पक्ष में ऐसा क्या क्या दलील है? जैसे आप इसके विरोध में और आप इसके पक्ष में। निश्चित रूप से मेरा जो मुद्दा मिलना था वो मिल गया है, दोनों एंटी बैठे हुए हैं। तो मैं सवाल करूंगा पहले आपसे कि आपका क्या ऐसी कमियां हैं जिसे लेकर के आप इसका विरोध कर रहे हैं? जी, ये जो यूजीसी नियम अभी आया है, इसके अंदर सबसे बड़ी कमी ये है कि जिसमें जब बात करी गई है कि इसमें दिव्यांग होने चाहिए, महिला होने चाहिए, एससी और एसटी, इन सबका पर्टिकुलर आपको मेंशन किया गया, तो इसके अंदर आपने सामान्य वर्ग को मेंशन क्यों नहीं किया गया? ये कंपलसरी नहीं रखा गया है कि जो जनरल वाले हैं वो होने ही चाहिए, नहीं होने चाहिए, बट महिलाओं को कंफर्मेशन दी जा रही है कि हाँ ये होने चाहिए, और दिव्यांग होने चाहिए, एससी एसटी, उसमें ओबीसी को भी शामिल किया गया है। जी क्या कुछ कहना चाहिए इनके विचार को लेकर? जी सर, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डीपली बता दूं। ये जो बिल दिया गया है, यूजीसी ने बिल दिया है, ये ड्राफ्ट जो आया है, ड्राफ्ट में उसने जो इनका ऑब्जेक्ट क्लियर किया है, इसको उद्देश्य कह रहे हैं, सेकंड नंबर पर उन्होंने ऑब्जेक्ट दिया और उस ऑब्जेक्ट में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब इसके बाद इसमें एसटी लिखा है उन्होंने, यानी अनुसूचित जाति, फिर लिखा है अनुसूचित जनजाति, फिर उसके बाद आते हैं सामाजिक पिछड़े लोग, शैक्षणिक पिछड़े लोग। उसके बाद लास्ट में एक कॉलम लिखा है, अगर सही से पढ़ा जाए तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अर्थात ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में मैं अगर भारत में बात करना चाहूँ तो ईडब्ल्यूएस में शायद मुझे लगता है जनरल के अलावा कोई कास्ट बिलोंग नहीं करती। तो कैसे कह सकते हैं कि मतलब इसमें जनरल नहीं है? क्या मैडम कितना सहमत है? ईडब्ल्यूएस जो है वो क्या, जो ईडब्ल्यूएस के अंदर नहीं आते हैं, चलो मान लिया ईडब्ल्यूएस में कुछ आते होंगे आर्थिक रूप से जो कमजोर होंगे, बट जो आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है और वो जनरल में आते हैं, उनका क्या करेंगे आप बताइए। देखिए, अभी सबसे पहले प्रश्न ये था कि इसमें जनरल का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कैसे कह सकते हैं जनरल का रिप्रेजेंटेशन नहीं है? आर्थिक रूप से पिछड़ा व्यक्ति जनरल का है तो वो जनरल का रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? उसे आप जनरल का रिप्रेजेंटेशन, इसमें जिस तरह से साफ साफ लिखा हुआ है कि आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में कोई इसमें जाति विशेष नहीं दिया गया, लेकिन आर्थिक रूप से लिखा हुआ है। अगर वो उसके पास पैसा नहीं है, आर्थिक मतलब पैसा, धन का अभाव है, तो उसमें ये आसान हो सकता है। साफ तौर पर लिखा हुआ है। तो क्या इसमें गलत है? नहीं, गलत तो नहीं है। जो आर्थिक रूप से कमजोर की आपने बात करी है, अगर आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है, जो ऐसा तो नहीं है कि सारा जनरल समाज आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस में ही आ रहा है, और जो ईडब्ल्यूएस में नहीं आ रहा है उनका क्या कहेंगे? उनके खिलाफ अगर होता है ऐसा कोई भेदभाव, पहली बार तो ये जो भेदभाव हो रहा है, मैं तो इस यूजीसी के ही खिलाफ हूँ एक्चुअली, कि इसमें भेदभाव वाली बातें हमारे जो संस्थान होते हैं उनमें आनी ही नहीं चाहिए। ये अगर भेदभाव वाली बात की जाए कम्युनिकेशन, तो क्या लगता है कि क्या पूर्व समय से अगर बात की जाए जो डाइवर्जन जाति जो बांटी गई, तो शुरुआत से इनकी मानसिकता जो रही है उस मानसिकता का है या केवल कागजों की लिखा थी?
सर देखिए, आप इस अगर ड्राफ्ट को समझ रहे हैं कि ये भेदभाव को मिटाने के लिए महत्वपूर्ण कागज है, मैं आपको बता दूं, देखिए जितने भी नियम लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो नियम अगर इम्प्लीमेंट होते तो उनको महत्वपूर्ण माना जा सकता है। ये नियम बनाया गया है, चलिए ठीक है, उनको एक अधिकार देता है कि जो पिछड़े लोग हैं या जो लोग जाति की वजह से पिछड़े हुए हैं या फिर कैसी आर्थिक वजह से पिछड़े हुए लोग हैं, जिनको एक अधिकार मिलता है कि वो एक उच्च शिक्षण संस्थान में अपनी बात को रख सकते हैं, अपने अधिकारों के साथ गौरवपूर्ण तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं और वहाँ पर शैक्षणिक वर्क कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है अधिकार मांगने की, तो यहाँ पर सिर्फ एक अधिकार दे रहा है जी, ये किसी को विक्टिम नहीं बना रहा, किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा, किसी को कुछ नहीं कह रहा। बट एक सवाल इसमें से एक बनना है, जिस तरह से वकील साहबा ने बताया, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एससी वाले एक आरक्षण की बैसाखी पे चलने वाले हैं? सर अगर आरक्षण पे बात करनी है तो फिर हम डिबेट को डिवेल करेंगे और मैं आरक्षण पे बात करना प्रारंभ कर दूंगा, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा यूजीसी पे चल रहे थे, तो मैं यूजीसी पे थोड़ा सा डिबेट बता दूं इस बारे में, लेकिन मैं आरक्षण का आपका जवाब दे देता हूँ पहले, उससे जवाब देने से पहले। देखिए सर, जब आरक्षण की बात आती है तो आरक्षण में सिर्फ आप कैटेगराइज करते हैं एससी एसटी को, ठीक है ना। लेकिन आप देखिए, कोई कैटेगरी भारत में ऐसी नहीं है जिसको आरक्षण नहीं मिला हुआ है। मैं इसको दावे के साथ कह रहा हूँ और ऑन रिटन पे कह रहा हूँ। आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ले लीजिए, मैं आपको दावे के साथ ये सारी चीजें दिखा सकता हूँ। हर कैटेगरी को आरक्षण कहीं ना कहीं पर मिला हुआ है। तो उस आरक्षण में सिर्फ आप एससी एसटी को टारगेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप दोगली बात कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं? मैं ये बोलना चाहूँगी, जब ये बोल रहे हैं कि एससी एसटी को टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पे टारगेट वाली बात नहीं। मेरा कहने का मतलब है, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब ये आरक्षण को लागू किया था या दिया था, वो 10 साल के लिए दिया गया था, है ना। लेकिन क्या हुआ, जब 10 साल बाद जब इसका ऑप्शन, जब हमने जिस काम के लिए दिया था वो काम अभी भी नहीं हो पाया है, क्योंकि भेदभाव अभी भी बरकरार है और लोग आज भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं योग्यता की, तो योग्यता या आरक्षण, आप मुझे बताइए, जब हम स्कूल की शिक्षा होती है, हम स्कूल की शिक्षा को ही उस लेवल पे पहुंचा देना कि बच्चे को जरूरत ही नहीं पड़े आरक्षण की। आप उसकी योग्यता के लिए उसे प्रॉपर वे में क्या निदान हो सकता है इसमें? अगर जैसे बात आती है कि एक तो अच्छे जो आर्थिक रूप से संपन्न है, क्योंकि कभी भी आरक्षण किसी इसके लिए नहीं रहा, लेकिन जो कमजोर वर्ग है, उनके उत्थान के लिए आरक्षण का प्रयोग किया गया। लेकिन जिस तरह से सरकारी संस्थानों में या प्राइवेट संस्थानों में जिस तरह से शिक्षा अलग अलग है, तो क्या लगता है समानता हो सकती है? मैं बता रही हूँ, सब लोग जो योग्यता है ना, वो किसी की जाति में नहीं आती कि जाति होगी तभी आपके अंदर योग्यता है। वो योग्यता किसी भी व्यक्ति में, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, किसी भी मतलब अगर कोई दिव्यांग है ना, उसके अंदर भी योग्यता है। आप देखिए आईएएस भी दिव्यांग बने हैं। तो क्या कहना चाहिए इनकी? सर मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। मैम ने अभी बोला कि जब आरक्षण की बात आती है तो कि आरक्षण 10 साल के लिए था, मैम ने बोला, लेकिन शायद मैंने अच्छे से इसे रीड नहीं किया है। मैं आपको बता दूं, जो आरक्षण 10 साल के लिए दिया गया था वो पॉलिटिकल आरक्षण था। लेकिन ये जो आरक्षण दिया गया है, जो शैक्षणिक आरक्षण है, वो तब तक के लिए शैक्षणिक आरक्षण है जब तक कि समानता के अवसर सभी जगह पर प्रतीत नहीं हो जाते। अर्थात जिसकी जितनी जनसंख्या है उसका उतना रिप्रेजेंटेशन हमें गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट अधिकारों में नहीं मिल जाता, तब तक वो आरक्षण एज इट इज रहेगा। ये कह, लेकिन 10 साल की बात कहकर लोग आधी बात जानकारी को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, दर्शकों को आधी बात बताते हैं कि 10 साल के लिए। आरक्षण कभी 10 साल के लिए नहीं था। आरक्षण हमेशा सदैव के लिए है, जब तक कि उसका बराबर की भागीदारी नहीं हो जाती। लेकिन हमें उसे पढ़ना पड़ेगा। क्या मेरी बात सुनिए, आपने बोला कि 10 साल के आरक्षण चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप आरक्षण लीजिए। आरक्षण नाम की बैसाखी है जो आप बिना वजह यूज कर रहे हैं। अरे जब कोई सरकार को, जब हम अमेरिका जाते हैं या यूरोपियन कंट्रीज में आप जाके देखिए, वहाँ पे आप योग्यता को मौका दिया जाता है, ना कि आरक्षण। आरक्षण हमारे देश में एक ऐसी चीज को पकड़ के रख रखा है जो बिना वजह लोग अपने ह्यूमन राइट्स समझ बैठे हैं, जबकि वो ह्यूमन राइट्स नहीं है। वो आपको एक रेमेडी के तौर पे यूज किया गया था। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और हम उससे दवाई लेते हैं, जब दवाई का यूज नहीं हो रहा है, नहीं असर कर रही, तो हम डॉक्टर दूसरा चेंज करते कि नहीं करते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, दवाई हमें अच्छी मिल रही चाहिए, क्योंकि भाई योग्यता के बल पे। क्योंकि डॉक्टर अच्छा कब होगा? जब वो अच्छे से पढ़ के आया होगा। तो लेकिन जब हम आरक्षण पे आपकी रेस 100 से 10, आपका मानना ये है कि कहीं ना कहीं आरक्षण के जो नौकरी हासिल करते हैं, क्या वो एजुकेटेड
या योग्य नहीं होते? आप ये बताइए, योग्यता होती है जब आप जिसने जिसने 100 नंबर लेके आया, कोई 80 नंबर लेके आया, 80 वाला वहीं रह गया, जिसको जॉब मिल चुकी है और 100 वाला वापस आ चुका है, उसकी उसकी एजुकेशन का क्या? अब डॉक्टर साहब क्या कुछ कहना चाहिए? जिस तरह से वर्तमान में देश की स्थिति चल रही है, कट ऑफ लिस्ट जारी हो रही है, उसमें देखा जा रहा है कि ज़्यादातर जो जनरल में जो बाजी मार रहे हैं वो SC ST OBC वर्ग के युवा मार रहे हैं, तो कितना सही बात है ये? सर देखिए सुनिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी हम कभी अधिकारों की बात करते हैं लोग तुरंत ही आरक्षण पर शिफ्ट हो जाते हैं। जब भी अधिकारों की बात होगी, कभी भी बात होगी, चाहे SC ST OBC के अधिकारों की जब भी बात होगी, आरक्षण पर शिफ्ट हो जाएंगे, डिबेट आरक्षण पर चली जाएगी और हम मुद्दों पर भटक जाते हैं। मैं अभी आपके आरक्षण के जवाब दे दूं। देखिए, आरक्षण को बैसाखी कहना सबसे पहले तो गलत है। मैं आपको बता दूं, आरक्षण को बैसाखी कहना गलत, क्योंकि आरक्षण तो सभी वर्गों को मिला हुआ है। तो क्या मतलब सभी वर्ग विकलांग है? सभी वर्गों को विकलांग कहना मतलब एक तरह से देश का अपमान करना है। जैसे सबसे पहले SC की बात करते हैं, SC को आरक्षण मिला हुआ है, SC को आरक्षण मिला हुआ है, OBC को आरक्षण मिला हुआ है, जनरल को सो कॉल्ड आरक्षण EWS मिला हुआ है। 10% आबादी है, 10% आरक्षण मिला हुआ है। OBC की आबादी 52% है, 27% आरक्षण मिला हुआ है। SC की आबादी करीब 30% के आसपास है और उनको 15% आरक्षण मिला हुआ है। और ST की आबादी 7% में 7.5% आरक्षण मिला हुआ है। यानी कि कम आबादी को जो ज़्यादा आबादी को कम आरक्षण मिला हुआ है और जो कम आबादी है उसको ज़्यादा आरक्षण मिला हुआ है। तो आप ये समझ के क्यों नहीं समझना चाहते कि आपने 10% आरक्षण ले रखा है और फिर आप कह रहे हैं कि SC ST जो OBC वैसा क्यों चल रहे हैं? कैसे? दोगली बात कैसे? क्या? आप बोल रहे हो कि आरक्षण जो है जनसंख्या के आधार पर, जितनी जिसकी जितनी संख्या जनसंख्या उसके आधार पे आपको आरक्षण चाहिए, है ना? यानी ये चाहिए ना। तो फिर हमारे देश में लोकतंत्र लागू होता है। जो लोकतंत्र किस पे लागू? अब ये तो भीड़ तंत्र हो गया ना, कि जिसकी ज्यादा भीड़ उसका लोकतंत्र, लोकतंत्र नहीं रहा ना देश के अंदर। और रही बात आरक्षण की जो आप बता रहे हो, तो योग्यता, जब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने ये आरक्षण दिया था वो खुद अपनी योग्यता पे गए थे। जब शुरुआत में जब वो पढ़ने गए थे तो एक व्यक्ति ने उनसे बोला था कि भाई ये बच्चे में कुछ है तो मुझे इसे पढ़ाना चाहिए। वो अपनी योग्यता पे यूनिवर्सिटी मतलब विदेश में पढ़ने भी गए और उसी योग्यता पे ही उन्होंने अपनी सीट, जो संविधान सभा थी वहाँ पर उन्होंने अपनी सीट आरक्षित करी। तो वो योग्यता पे की थी, ना कि किसी आरक्षण पे। तो हमारा मानना ये है कि जब भी हमारी गवर्नमेंट जो है वो जो भी फैसिलिटीज देती है कि आरक्षण देना, ये कोई जो छोटा मजा मतलब कहते हैं ना कि कुछ शॉर्ट टाइम का एक रेमेडी है आरक्षण। और जो आप 70 साल चला लीजिए, 80 साल चला लीजिए, ये एक आप ह्यूमन राइट्स की तरह आप समझ बैठे, जो कि गलत है। हमारा मानना ये है कि जब आप कोई भी जान कैसे होगा जिसका अगर जवाब दे दूं मैं सर। देखिए, आरक्षण, जैसे ही हम किसी समानता के अधिकारों की बात करते हैं सबसे पहले डिबेट आरक्षण पे आती है। आरक्षण के बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर पे चली जाती है। ठीक है, BR अम्बेडकर को एक दलितों का नेता बताकर खत्म कर दिया जाता है, जबकि उन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी या फिर उन्हें एक महान जो है कह सकते हैं कि समाज सुधारक नहीं माना जाता। ये बड़ी छोटी और तुच्छ। आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। जो आपने बोला कि मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नहीं बोला कि वो दलित नेता है, या मैंने अम्बेडकर की बात इसलिए बोली क्योंकि सभी लोग अम्बेडकर 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 करते हैं, इसलिए मैंने बोला कि वो हमेशा जब भी कोई बात होती है तो बोलेंगे अम्बेडकर साहब ने दिया था। तो अरे ठीक, लिसन टू मी, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रही हूँ। वो इस बात को कह रही है कि कहीं ना कहीं जो आपकी ताकत है वो है एजुकेशन। कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति उसे ले सकता है। लेकिन जिस तरह का योग्यता का मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप योग्यता का आधार अगर चुनना चाहते हैं तो क्या योग्यता का आधार क्या होना चाहिए, मैं ज़रा जानना चाहता हूँ। मुझे योग्यता के आधार पर सर ये जानना है कि हम किसी व्यक्ति की योग्यता को कैसे चुनेंगे? स्कूल की मार्कशीट के नंबरों के आधार पर, या इंटरव्यू में आए नंबरों के आधार पर, या व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर, या व्यक्ति के आचरण के आधार पर, या व्यक्ति की नौकरी के आधार पर? ये हम आरक्षण को समझने की कोशिश करते हैं। सुनिए सर, मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ, उससे जरा समझने की कोशिश कीजिए आरक्षण को। चलिए अब थोड़ा इस UGC डिबेट से हटकर आरक्षण की बात कर लेते हैं। देखिए, आरक्षण की बात आती है तो कहते हैं साहब कि ये बैसाखी से चल रहे हैं। ठीक है, आपने 10% आरक्षण जब दिया तो क्यों नहीं कहा कि बैसाखी हम नहीं लेना चाहते, हमें नहीं चाहिए, ये आरक्षण खराब है, हम इसे खत्म करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, हम विरोध करने के लिए तैयार हैं। आज और अभी हम संसद भवन में पूरा SC समाज, ST समाज, पोस्ट ST समाज, OBC समाज लिख कर देने के लिए तैयार है कि आरक्षण खत्म कीजिए। परंतु
आरक्षण जिस आधार पर मिला हुआ है वो आधार भी खत्म होना चाहिए ना, यानी कि जाति के आधार पर। तो जातियां भी तो खत्म कीजिए ना। जातियां रखना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, अब दूसरे को दबाना चाहते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत बड़ा सवाल है कि हम लोग अपने जातियां तो रखना चाहते हैं। अगर हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो हम पहले कहते हैं अर्जुन रौतेला, फलानी सिंह बघेल, फलानी सिंह चौधरी, फलानी सिंह ठाकुर, फलानी सिंह यादव। अगर हम जातियों को रखना चाहते हैं, आज भी जिस तरह से देश में माहौल बनाया जा रहा है, यूजीसी को लेकर के कोई पक्ष बोल रहा है, कोई विपक्ष बोल रहा है, लेकिन जिस तरह से अभी उद्देश्य इसका साफ तौर पर ये लिखा हुआ है, हम आपको दिखा देंगे। उद्देश्य साफ है इसमें कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान आज को लेकर के, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो, पिछड़े वर्ग के हो, चाहे किसी भी वर्ग से आता है, इसके साथ में अगर इस तरह की भेदभाव होता है तो इसके उन्मूलन होने के लिए तो क्या है इसमें किसी जाति को नहीं टारगेट किया गया है। लेकिन लोगों ने अगर इसे पढ़ा नहीं है, इस राजपत्र को अगर पढ़ा नहीं है, तो निश्चित रूप से ये उनके लिए दुर्भाग्य की बात है कि वो इस चीज को नहीं पढ़ रहे, और नहीं पढ़ रहे हैं तो इसके ऊपर उंगली उठाने वालों के लिए मैं निराकरण चाहूंगा कि इसका निराकरण किस तरह से हो सकता है। आपने जिस तरह से बताया आरक्षण को लेकर के, यूजीसी को लेकर के, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इसमें निराकरण क्या हो सकता है, शिक्षा में समानता किस तरह से आ सकती है, क्या इस पर कोई आपके पास इसका फॉर्मूला है जिससे समानता आ सके? मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो हमारी शिक्षा है, जब हम शिक्षा में बात करते हैं स्कूलों में, हम बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में जाए बच्चे, दो तरीके के स्कूल चलते हैं हमारे पे, कॉन्वेंट और गवर्नमेंट। भाई कॉन्वेंट स्कूल बनाने ही क्यों है? आप जो ये आपके गवर्नमेंट स्कूल हैं, आप उनकी शिक्षा इतनी बेहतर कर दीजिए कि वहाँ पढ़ने वाला, क्या वहाँ पढ़ने वाला बच्चा और कॉन्वेंट में पढ़ने वाला बच्चा सबको समान शिक्षा का अधिकार तो समान है ना। तो हमको गवर्नमेंट स्कूलों में जो जितनी कॉन्वेंट में उतनी वहाँ मिलनी चाहिए। बट क्या है ना कि गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर कौन है? आरक्षण पे गए हुए कुछ लोग हैं जो वहाँ पे गए, उनको पढ़ना ही नहीं आता है। जब वो जाते हैं, कुछ टीचर हैं जो पढ़ पाते हैं, कुछ हैं ऐसे, आप उसके एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, आप ढूंढेंगे तो। जिस तरह से कहा है कि सरकारी स्कूलों में क्या लगता है कि अब तक जो सरकारों ने भर्ती की है वो केवल आरक्षण से कभी? सर देखिए, एक 69,000 भर्ती का मामला चल रहा है, इसमें मैं कहना चाहता हूँ 69,000 भर्ती का जो मामला चल रहा है, सरकार ने जो भर्ती की थी, शायद आप मेरे साथ गए थे, जो नियुक्ति पत्र दिए गए थे वहाँ पर, नियुक्ति पत्र में आप मेरे साथ ही थे। उस नियुक्ति पत्र के वितरण के दौरान सरकार योगी आदित्यनाथ जी आए हुए थे, उन्होंने दिया। लेकिन देखिए, सरकार का मैटर नहीं मैं जोड़ना चाहता इसमें, बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई भर्ती होती है, उस भर्ती में एक कैटेगरी है और उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग भर्तियाँ की जाती हैं, ठीक है, आरक्षण में। तो जो NFSC लिखा जाता है, नॉट फॉर सूटेबल, ठीक है ना, तो कभी जनरल के लिए लिखा गया क्या? कभी लिखा गया क्या? ठीक है, SC के लिए लिखा जाता है, OBC के लिए लिखा जाता है, SC के लिए लिखा जाता है। और अगर लग रहा है कि वो आरक्षण यानी कि कमजोर लोग हैं जो जानते नहीं है कुछ भी, इसलिए वो कुछ पढ़ाना नहीं जानते, और वो जो सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, उनका जरा डाटा लेते हैं कि कितनी कास्ट, कौन सी कास्ट के कितने लोग वहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, और जो जाति की वजह से वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो पा रही। दूसरी बात, 27,000 स्कूल बंद किए सरकार ने, 27,000 स्कूल बंद किए यूपी में, ठीक है। क्या उनकी जगह कॉन्वेंट स्कूल नहीं लेंगे? क्या कॉन्वेंट स्कूलों में उन गरीब EWS में भी आएंगे? और बड़ा सवाल है शिक्षा को लेकर के, जिस तरह से आपने सरकार की बात की, तो क्या लगता है कि सरकार इस मायने पर फेल हो रही है? जो शिक्षा का स्तर 27,000 स्कूलों को अगर उन्हें कन्वर्ट किया गया है या उन्हें मर्ज किया गया है, तो क्या लगता है कि निजीकरण पूरी तरह से हावी होने के बाद में देश में पुनः कॉन्वेंट शिक्षा के माध्यम से या व्यापारिक शिक्षा के माध्यम से उन लोगों को देश में पनाह दी जा रही है जो देश को लूटने का काम करते हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ, जितने भी स्कूल, चलो आपने बताया मर्ज किए हुए हैं, तो जो भी सरकार रेमेडीज जैसे आरक्षण देती है, उसकी जगह आप स्कूलों को बेटर कराइए, अच्छे स्कूल, अच्छे टीचर्स प्रोवाइड कराइए जो कि एजुकेटेड हो, जो कि बच्चे, जो हमारे छोटा बच्चा है, स्कूल जो होते हैं वो शिक्षा के मंदिर होते हैं, वहाँ पर क्या है ना कि हमारे बच्चे भारत का भविष्य निर्माण होता है। तो क्या है ना कि जब आप वहाँ पर बेटर काम करेंगे ना, कॉन्वेंट हो, जैसी कॉन्वेंट, अब तो कॉन्वेंट स्कूलों की या गवर्नमेंट स्कूलों की बात की है तो टीचर्स का तो स्थिति बहुत खराब कर रखी है, तो क्या उन शिक्षकों को जो शिक्षा के लिए वहाँ गए? जी देखिए सर, ये कहा जा रहा है कि अच्छे शिक्षक प्रोवाइड कराए जाएं। मैं आज समझता हूँ सर, एक सरकारी नौकरी के लिए अगर सबसे ज़्यादा पारदर्शी और सबसे ज़्यादा महीन ट्रांसपेरेंट जो परीक्षण है वो शिक्षकों का है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। एक शिक्षक जब बनने के लिए तैयार होता है तो सबसे पहले उसको जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक और अलग से डिग्री करनी पड़ती है, जिसमें DLED हो सकता है, B.Ed हो सकता है। उसके बाद बहुत से टीचर ऐसे भी हैं जो M.Ed या PhD करके वहाँ पर पढ़ा रहे हैं।
उनके बाद इतना सारा, और उसके बाद फिर टेट, सी टेट, सुपर टेट, ये सारे एग्जाम को क्वालिफाइड करने के बाद रिफाइन होकर वो बंदा वहां पहुंचता है। इतना सारा क्वालिफिकेशन लेने के बाद वो बंदा वहां पहुंचा और कह रहे हैं हम उसकी योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात सर, एक और मैं कह रहा हूँ, आप जरा कॉन्वेंट स्कूलों में जाकर देखिए कि उनमें जो टीचर इस समय ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर जो पढ़ा रहा है टीचर, मैं उस शिक्षक की बात कर रहा हूँ, उसकी क्वालिफिकेशन जरा उन शिक्षकों से मैच करके देखिए, उनकी योग्यता मैच करके देखिए। दूसरी बात सर 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 एक और बात, अगर मान लो हम बात कर रहे हैं योग्यता की, शिक्षकों की योग्यता की बात कर ली, दूसरी बात आप जब इन चीजों में देखेंगे तो मैं पाऊंगा सर कि कॉन्वेंट स्कूलों के शिक्षकों की योग्यता आप हाफ नहीं होगी, आधी नहीं होगी उनकी योग्यता के बराबर। वो बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं जो सरकारी स्कूलों में आज पहुंचे हैं कैसे भी करके, लेकिन वो सही इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि उन्हें शिक्षा के अतिरिक्त इतने सारे काम दिए हुए हैं, इतने सारे काम दिए हुए हैं सर। मैं आपको एक बात बता दूं, कहीं ना कहीं सर, एक अभी आपको रिसेंटली उदाहरण दे रहा हूँ मैं 2025 का। अलीगढ़ में एक शिक्षक को काम दे दिया गया कि आप जाइए और आपको अपने गलियों के कुत्ते गिनने हैं, ये करेंगे शिक्षक। आगरा में भी लागू हो चुका है ना? हाँ जी, आगरा में लागू हो चुका है। तो क्या आप इस तरह का जो शिक्षा है, जो शिक्षक है, जो शिक्षा के लिए रहा है, अब आपने एडवोकेट की जो LLB किया, तो क्या लगता है कि एडवोकेट होने के बाद में आपको मरे हुए की गिनती करने, जिंदे की गिनती करने, चोरी लेने के लिए और जो मौसमी फल सब्जी हैं उन्हें लेने के लिए ड्यूटी लगा दी जाए, फिर उसके बाद में प्लास्टर की गिनती करने के लिए, गैस सिलेंडर खर्च हो गया इसकी गिनती करने के लिए या इसे मैनेज करने के लिए लगा दिया जाए, तो आपकी क्या डिग्री का वहाँ पर सदुपयोग हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मैं वही कहना चाह रही हूँ कि जो आपने बताया कि जो स्कूल के टीचर है वेल एजुकेटेड है, बहुत बारीकी से और काफ़ी मतलब प्रोसेस के बाद वो वहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो उनकी जो एजुकेशन जो उनके अंदर है वो बच्चों में क्यों नहीं पहुँच पा रही है? वो बच्चों तक पहुँचनी चाहिए ना। बात तो सीधी आ गई ना, बच्चे इसलिए नहीं पहुँच पा रहे कि उन्हें वो काम नहीं दिया जा रहा, इनसे काम निरस्त दिया जा रहा है, इससे काम ये नहीं दिया जा रहा है। एजुकेशन जो शिक्षा के लिए वहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं है, उनका शिक्षा न करवा के बाकी के सारे कार्य कराए जा रहे हैं, चाहे होटल लिस्ट बनवाना हो जाए। इसलिए तो मेरा मानना यह है कि क्या लगता है कि सरकार ने जिस तरह से UGC ला करके, जिस तरह से आरक्षण पर बात कर करके, जिस तरह से सरकारी संस्थानों को मर्ज करने के बाद में, क्या लगता है कि जो पिछड़े तबके का आदमी था, पिछड़ा तबका, न कि कोई जाति विशेष की बात कर रहा हूँ मैं, पिछड़े तबके का व्यक्ति था, क्या वह अपने बच्चों को सही तरीके से पढ़ा पाएगा? मैं ये बोलना चाहती हूँ, जैसे कि आपने बताया पिछड़े तबके का, तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है ना, जैसे और भी हम देशों में जाके देखेंगे तो उन देशों में क्या है ना कि जो विशेष बात नहीं, क्या लगता है कि देश की सत्ता है वो एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल बेकार करना चाहिए, जिससे शिक्षा न हो, क्योंकि शिक्षा होती है वो सवाल खड़ा करती है, और सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है निश्चित रूप से सवालों का जवाब नहीं देना चाह रही, क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि ये UGC है, सबके लिए समानता होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है ना। ये साफ तौर पर समानता है, चलो मान लिया, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें जो बताया गया है कि इसमें जनरल वालों को सामने लिख भी तो सकते थे, जैसे आपने दिव्यांग लिखा, जैसे महिला लिखा, तो जनरल लिख दीजिए। जी, ये देखिएगा सर, ये देखिए आप, ये लिखा है आर्थिक कमजोर वर्गों को, आर्थिक कमजोर वर्ग में EWS में नहीं आते, उनका क्या? अब जनरल ही आते हैं, EWS में सारे जनरल ही आते हैं। अब उसमें कोई OBC और SC तो आते नहीं है, तो इसका मतलब जनरल का रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी है ना। मैं सर एक मैम का क्वेश्चन था कि विदेशों में सर मैं विदेशों का जवाब दे देता हूँ। हम कभी भी किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वहाँ जाने के लिए या वहाँ पढ़ने के लिए सर हमारे पास क्या है? योग्यता का मानक रखा गया है। लेकिन आप सोचिए सर, एक एकलव्य पढ़ना चाहता है लेकिन उसको गेट में घुसने से पहले उसका अंगूठा काट लिया जाए, तो क्या वो योग्यता उसके अंदर आ पाएगी कि मतलब आपने गेट में घुसने से पहले ही उसका अंगूठा काट लिया गया? सर मैं आपको ऐसे लाखों एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लाखों, एक दो नहीं लाखों। एक दिल्ली विश्वविद्यालय का सर UGC ये क्यों लाया गया है, बिल क्यों लाया गया है? एक दिल्ली विश्वविद्यालय का आपको वो देता हूँ एग्जाम्पल। दिल्ली में सर एक मेडिकल कॉलेज है, मैं नाम नहीं ले रहा, उस मेडिकल कॉलेज में एक एग्जाम होता है MBBS के जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके लिए, और एग्जाम होने के बाद जब रिजल्ट आता है तो उसमें से क्लियर कट, सर मैं आपको अखबार की कटिंग दे दूंगा, क्लियर कट SC के बच्चों को लगातार सारे एक जाति देखकर फेल कर दिया जाता है, जाति देखकर फेल कर दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, मेरे पास अभी कटिंग है उसकी। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है कि बच्चों को लगता है कि भाई हम इतना अच्छा एग्जाम लिख कर आए हैं और इतना अच्छा एग्जाम लिखने के बाद हमें फेल कर दिया गया है। मैं UGC क्यों लाया गया इसलिए बता रहा हूँ। दूसरी बात, फेल कर दिया गया, उन्होंने जो है रीचेक डाला, एवरी स्टूडेंट रीचेक डालता है, और
जब रीचेक कराई जाती है किसी दूसरे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से, तो वो सारे बच्चे टॉपर निकलते हैं, सारे बच्चे टॉपर निकलते हैं, मतलब अच्छे नंबरों से पास होते हैं। तो आप ये बताइए सर, ये जो भेदभाव हुआ वो किस आधार पर हुआ था? आर्थिक आधार पर। ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कहीं ना कहीं, लेकिन ज़्यादा ज्वलंत मुद्दे में हम न जा करके केवल इस बात को लेकर के यहाँ पर करते हैं कि आखिर क्या कुछ सिस्टम होना चाहिए जिसमें देश में समानता, एकता, भाईचारा और आपस में प्रेम मोहब्बत बने। ठीक है, मैं ये जो कहना चाह रही हूँ कि जो आप बता रहे हैं जाति, पर मुझे लगता है कि जाति कुछ नहीं होती है, ये सब मन की मानसिकता है जिसे आप जाति नहीं होनी चाहिए, ये तो इस पे तो मैं भी खिलाफ हूँ, जाति वाति नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना ये कि देश जो हमारा देश है ना वो शिक्षा पे चलता है, योग्यता पे चलता है, और हमारे देश का भी कोई धर्म नहीं है। संविधान पे देखी जाएगी तो देश का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। तो देश हमारा जो है निरपेक्ष है, इसका कोई धर्म नहीं है, तो हम धर्म पे भी नहीं जाएंगे, जाति पे भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन हाँ, हमारे देश में एक विडम्बना है कि हमारे संविधान में हमेशा जाति है, कोई कोटा बना दिया है ना, जनरल का, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, और ये सब बिना वजह की भेदभाव है। लेकिन कौन से ऐसे कदम उठाने चाहिए जिसमें देश में समानता, एकता, सद्भाव और प्रेम? दो तरीके की विचारधारा होती है। एक होता है कि सामने वाला एक रेस है, आप रेस को मान के चलिए कि एक प्रारंभिक उसकी लाइन खींची हुई है, एक लास्ट में खींची हुई है। जो हम अदर कंट्रीज की बात करें, वो प्रारंभिक उस पर बात करते हैं, प्रारंभिक लकीर पर, यानी कि जिसमें आप बेसिक चीज़ें जो टीचर्स, अब आप ही बताइए, एक रेस दौड़ी जा रही है, उस दौड़ के अंदर आप एक स्टूडेंट होते हैं, उनको आप किसी को जूते दो, किसी को ना दो। वकील साहब प्रश्न ये नहीं था ऐसा, मुझे एक सवाल ये बताइए, उत्तर दीजिएगा इसका, कि देश में समानता, भाईचारा, आपसी प्रेम सौहार्द किस तरह से बढ़ पाएगा इस समय, जिस तरह से यूजीसी को लेकर के, धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के कटाक्ष किए जा रहे हैं, उस समय देश की एकता, अखंडता किस तरह से मजबूत हो पाएगी? सर देखिए, हम लोग समानता की बात कर रहे हैं, तो मैं जरा थोड़ा, आपने जो डिबेट रखी है यूजीसी इस पर रखी है, ठीक है, प्राधिकरण पर, यानी कि यूजीसी के बारे में, तो मैं आपको बता दूं सर, ये जो एक्ट लाया गया है यूजीसी, ये समानता के लिए लाया ही नहीं गया। जी सर, हाँ। सर मैं इसको कंप्लीट कर दूं, ये जो समानता के लिए लाया ही नहीं गया, ये लाया गया समता के लिए। और समानता और समता में एक बहुत कॉमन सा डिफरेंस है जो लोगों को समझना होगा। सर, समानता का मतलब होता है कि आप, मैं और मैम जो बैठे तीनों लोग, तीनों को खाना खाना है, तीनों को 2-2 रोटियां दी गई, ये है समानता। लेकिन समता का मतलब है, मैं अगर 3 रोटी खाता हूं तो मुझे 3 दी जाए, आप 5 खाते हो तो 5 दी जाए, मैं अगर 2 खाती हूँ तो 2 दी जाए। ये है समता, यानी कि आवश्यकता के अनुसार जिसको जितनी आवश्यकता है उसको उतना दिया जाए या उसको उतना मिले, इसे कहते हैं समता। लेकिन हम बात करते थे समानता पर, लेकिन समानता और समता में डिफरेंस है सर। यहाँ पर जिसको बच्चों को जरूरत है उस हेल्प की, वो हेल्प उन्हें मिल नहीं पाती, इसलिए टारगेट फिक्स किया इन्होंने बाकायदा। पॉइंट नंबर मैं बता दूंगा आपको सारी चीजें। 30 उन्होंने लिखा है, 30 दिन का टाइम है, 3 दिन में उस बच्चे को न्याय दिलाई जा रही है। एक लड़की है, वो पीएचडी कर रही है, मान लीजिए आप, एक लड़की पीएचडी कर रही है, और पीएचडी करते करते उसको उसका प्रोफेसर मेंटल अरेस्ट कर रहा है या फिर फिजिकल अरेस्ट कर रहा है। अब वो क्या करेगी? वो कॉलेज हेड के पास जाएगी, कॉलेज हेड ही अगर उसे हेरेस कर रहा है तो क्या करेगी वो? फिर उसके लिए इक्विटी कमेटी होनी चाहिए ना। इक्वालिटी कमेटी नहीं है इसमें, इक्विटी कमेटी है। इक्विटी कमेटी मतलब, अब वो महिला क्या है, किसी की भी हो सकती है, जनरल की हो सकती है, ओबीसी की हो सकती है, एससी की हो सकती है, महिला किसी भी कैटेगरी की हो सकती है ना। तो इसमें क्या नहीं कह सकते। अच्छा सर, एक और चीज, रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अब एक बात बताइए सर, मान लीजिए कि अमेरिका में एक नियम बनाया जाता है और उस नियम में ये रखा जाता है, देखा जाता है कि इंडियन लोगों को परेशान किया जा रहा है यूनिवर्सिटी में। अब उनके इंडियनों को थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देने के लिए उन्होंने कहा भाई सभी के साथ बराबर हक होना चाहिए, चाहे अमेरिकन हो, चाहे इंग्लैंड का हो, कोई व्यक्ति हो। तो उन्होंने क्या किया, एक नियम बनाया और उसमें लिखा सर कि जब भी कोई एक कमेटी बनाई जाएगी 5 या 6 लोगों की, तो उसमें एक इंडियन होना अनिवार्य है। सुनना सर, इंडियन होना अनिवार्य है। ठीक है सर, इंडियन होना अनिवार्य है। अब आप बताइए सर, क्या इसमें जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी की है उसमें जो प्रोफेसर होंगे वो एक इंडियन प्रोफेसर अनिवार्य कर दिया गया या एक इंडियन स्टूडेंट अनिवार्य कर दिया गया? क्या इसमें ये कहा गया कि अमेरिकन नहीं होंगे इसमें? आप मुझे बता पाएंगे? ये तो ऑब्वियसली है ही कि वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, तो वहां पर ज्यादातर कौन होंगे? अमेरिकन होंगे। तो अमेरिकन होना तो वहां पर कंपलसरी है ही है। अगर इसमें कह रहे हैं हम लोग कि जनरल का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आप सर एक काम कर लीजिए, सर्वे कर लीजिए सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, जो यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी का, उसमें रिप्रेजेंटेशन आप देख लीजिए ना, कितने प्रोफेसर जनरल के हैं। थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मेरा अब लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि देश में समानता, समता, एकता, अखंडता लाने के लिए
कौन से ऐसे कदम उठाने चाहिए युवाओं को जो इस तरह से यूजीसी का विरोध और अवरोध ना करें? यही है कि जो इसमें कमियां हैं उन पे थोड़ा सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए। जी जी हाँ, कमियों को पॉइंट जी जी, इसमें कमियां मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि इसमें ये शब्द है अंतर्निहित, इसमें बोला गया है कि किसी को अगर तो किसी को कुछ भी ऐसा महसूस भी होता है ना, अंतर्निहित का मतलब महसूस होना, तो वो उस हिसाब से उस पे बेस पे आके उसको कंप्लेन कर सकता है। और दूसरी बात, वो कंप्लेन करने वाले की जो व्यक्ति है उसकी आइडेंटिटी उस पर छिपा के रखी जाए, उसे किसी को मतलब बाहर नहीं लाया जाएगा। तो इससे क्या है ना कि और जो गवाही देगा वो भी नहीं पता चलेगा, तो सामने वाला अपना पक्ष कैसे रखेगा। निश्चित रूप से ये बात सहमत है इस बात से कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसा क्या कुछ कहना चाहिए इस जो इन्होंने बात कही है कि वो जी भाई, लेकिन जिस तरह से ऐसा तो नहीं है कि यूजीसी नियम लागू किया और मुकदमा हुआ और उसके बाद में उसे सीधी सजा, ऐसा तो नहीं होता प्रावधान। बट इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है ना 24 घंटे के अंदर, आप ये वाला प्रावधान देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसमें बोला है 24 समता समिति ऐसी सूचना प्राप्त होने पर उचित कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे के भीतर बैठक करेगी। समता समिति के मामले यूजीसी अन्य विनियमों को लागू करेगी, मतलब ये है। और इसमें ये बोला है कि जो निपटारा है वो 24 घंटे के अंदर किया। आप ही बताइए 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या हो सकता है, व्यक्ति कैसे अपना पक्ष रखेगा। और दूसरा है, इसमें बोला है शिक्षा मित्र के न्याय मित्र होना चाहिए, सॉरी शिक्षा मित्र न्याय मित्र। तो न्याय मित्र, ये जो न्याय मित्र की प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया, ये कंफर्म नहीं है कि कौन होगा कैसे होगा, क्योंकि कुछ नियम है जो कि विवाद के पॉइंट हैं जिन पे आपको सरकार को विचार करना चाहिए। मेरा मानना ये विचार। जी सर, क्या कुछ करना चाहिए सरकार जिस तरह से जो नियम है उस पर विचार? सर मैं मैम का जो समता हेल्पलाइन जो नंबर उन्होंने एक जो इंडिकेट किया है, मैंने शायद अच्छे से पढ़ा नहीं उसको, ठीक है, मैं ज़रा तो आपको बता दूं, तो क्लियर कर दूं। इसमें लिखा गया है 24 घंटे में कार्रवाई के लिए नहीं लिखा गया, वो लिखा गया 24 घंटे हेल्पलाइन मौजूद होनी चाहिए, उपस्थित होनी चाहिए, साफ साफ लिखा गया उसमें। देखिए आप सर सुनिए, ऐसे सूचना प्राप्त होने पर 24 घंटे में बैठक करेगी। हाँ तो बिल्कुल सही है ना। जी हाँ, क्षमता समिति मामले को यूजीसी के किसी अन्य विनियम, ये जो आप बता रहे हैं, मैं आप बता रही हूँ, ये जो 24 घंटे के अंदर बैठेगी ना समिति, इसके अंदर क्या है कि ये जो यूजीसी जो जितने भी यूजीसी के अंदर में विश्वविद्यालय आते हैं उनके ऊपर बोला जाएगा कि इनके ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि आपको जल्दी से जल्दी मामले को निपटारा करना है। तो निपटारा देश में अगर जब तक कोई भी प्रेशर होगा, जब तक जल्दी से जल्दी, मेरा मानना यह है कि नियम तो इस तरह से होने चाहिए, जब तक उसमें जल्दी निपटारा नहीं होगा तो निश्चित रूप से उसमें जो अपराधी है उसमें निकलने की पूरी गुंजाइश रहती है। और यही देश का विडंबना है कि देश में सही समय पर सही लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, वो लगातार न्यायालय में चक्कर रहते हैं। और वह कभी कभी अक्सर मामलों में देखा जाता है, सिविल के मामलों में तो व्यक्ति की एक पूरी अवधि गुजर जाती है, एक पूरी आयु गुजर जाती है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पाता है। तो तीव्रता तो न्याय में करनी पड़ेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि तीव्रता तो करनी पड़ेगी न्याय में। 24 घंटे के अंदर में आप बता रहे हो, तो 24 घंटे में आप क्या कमेटी बिठाइए, एक दिन केवल मीटिंग बैठानी है। 24 घंटे में मीटिंग बैठाने की बात की गई है, न कि कोई निर्णय नहीं। बैठक करने के बाद में उस बैठक का जो रेस्पॉन्स निकलेगा वो बात की बात होती है। लेकिन निश्चित रूप से मैं इस जो आज की जो चर्चा है उसे मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब यहाँ पर समापन किया जाए। आने वाले समय में निश्चित रूप से यूजीसी की और बेहतरीन जानकारी को लेकर के हम आपके साथ होंगे मौजूद, और विशेषज्ञों की राय को लेकर के बात करेंगे यूजीसी पर। लेकिन निश्चित रूप से देश को अखंडता, देश की एकता व संप्रभुता को बनाने के लिए हम सबको सरकार के साथ, सरकार की गलत नीतियों के साथ, हमें उनका गलत के साथ उसका विरोध भी करना है और अच्छी नीतियों के लिए उनकी तारीफ भी करनी है। निश्चित रूप से हम सब लोग अगर एकता, समता, समानता और बंधुत्व के बंधन में बनते देश के लिए सोचेंगे, जिस दिन इस जातिवाद बंधन से निकल करके केवल हम अपने आप को हिंदुस्तानी, हम अपने आप को भारतवासी कहने लग जाएंगे, निश्चित रूप से देश विश्व गुरु होगा। लेकिन जिस तरह से सरकार, विपक्ष, लगातार नेताओं का जो कार्य है वह समाज के विघटन के लिए, कहीं ना कहीं जातिवादी मनसा को लेकर के, तो कहीं धर्म को लेकर के टिप्पणी की जाती है, तो यह देश की अखंडता के लिए ठीक नहीं है।
आगे बात करेंगे कुछ अच्छे विचारों को लेकर, यूजीसी को लेकर के। और यहाँ तक आप लोगों के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।